स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीआई की विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सुनवाई करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी है और जमानत बरकरार रखी है। यह सीबीआई की विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी है और जमानत बरकरार रखी है। हालांकि इसके साथ ही सीबीआई अदालत ने तेजस्वी यादव को चेतावनी दी है और कहा है कि आगे से पब्लिक में कुछ बोले तो शब्दों का सही चयन करें। सीबीआई अदालत ने सुनवाई करते हुए तेजस्वी यादव की जमानत बरकरार रखी है और कहा है कि जमानत रद्द करने का कोई विशेष आधार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने चेतावनी देते हुए उनसे अधिक सावधान रहने और फिर उचित शब्द चुनने के लिए कहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव से जज ने पूछा है कि क्या डिप्टी सीएम रहते हुए ऐसे बयान देना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद डिजिटल माध्यम से देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 12वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। यह पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त सभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। जी हां, आप अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। आपको बता दूं कि पीएम किसान योजना की निधि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। अब तक सरकार की इसकी 12वीं किस्त किसानों को दे चुकी है। 11वीं किस्त भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 30 मई 2022 को किसानों के खाते में ट्रांसफर की थी। हालांकि इस बार भी कुछ किसान स्कीम के लाभ से वंचित रह गए हैं, क्योंकि कुछ किसान अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। ऐसे में अगर आप भी अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो फिर आपको इस बार का पैसा नहीं मिलेगा। आप अभी ई-केवाईसी कीजिए और आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि रविवार को बिहार की राजधानी पटना के पास नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में यात्रियों से लूटपाट की घटना सामने आई है। इस मामले को लेकर के द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार सरकार और फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। द प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ट्रेन डकैती चली ये भी अब शुरू हो गया है। डकैती अपहरण राज हटाने के नाम पर आए थे, अब जाते जाते फिर यही सब दे करके जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के भरोसे और उसके भविष्य के साथ ऐतिहासिक गद्दारी की है। दरअसल आपको बता दूं कि रविवार सुबह 3 बजे हावड़ा के रास्ते पटना स्टेशन से निकलते ही 20 हथियारबंद लुटेरे ट्रेन में सवार हो गए और बंदूक की नोक पर 7-8 डब्बों में यात्रियों का सामान लूट लिया। बदमाशों ने ट्रेन के कोच के यात्रियों से जबरन उनका पर्स, मोबाइल और जेवरात छीन लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद 5 मिनट के अंदर ही सारे बदमाश ट्रेन से उतर करके भाग गए। ट्रेन के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद कई यात्रियों ने बेहतर सुरक्षा की मांग को लेकर के हावड़ा स्टेशन पर प्रदर्शन किया। वहीं हावड़ा जीआरपी में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। यह महिलाओं की शिकायत पर कार्रवाई के लिए मामले को दानापुर डिवीजन अब फॉरवर्ड कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि आगामी दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परामर्श के बाद सरकार के अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को अक्टूबर तक वेतन भुगतान 20 अक्टूबर से पहले ही कराने का निर्णय लिया है। हालांकि कॉलेज और स्कूल के हजारों शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि पिछले 2-3 सालों से कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण इस त्योहार का आयोजन फीका रहता था। इस बार सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इन पर्वों को हर्षोल्लास और आनंद पूर्वक मना सके, इसीलिए सरकार ने समय रहते हुए ये निर्णय लिया है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के इस फैसले से करीब 4 से अधिक सरकारी कर्मचारियों और फिर अधिकारियों को त्योहारों के पहले वेतन का भुगतान होगा। दशहरा के पहले भी सरकार ने कर्मचारी के हित में त्योहार के पहले वेतन के भुगतान का निर्देश दिया था। वहीं टीईटी एसटीईटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने बताया है कि दुर्गा पूजा खत्म हो गई है और हमें वेतन नहीं मिला है। अब दीपावली और छठ भी नजदीक आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर के निकाय चुनाव पर लगी रोक के खिलाफ बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया है। जब बिहार सरकार के इस पूर्ण विचार याचिका पर 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जब बिहार सरकार के हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सरकार पर हमला बोला है। यह सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार हाईकोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जिस बेंच ने निकाय चुनाव पर रोक लगाई है वह अपने फैसले को क्यों बदलेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक सोची समझी रणनीति के तहत इस चुनाव को नहीं होना देना चाह रहे हैं। जब उन्होंने नीतीश सरकार से पूछा है कि आखिर कौन सा कारण है
कि कल तक सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही थी और आज फिर से हाई कोर्ट चली गई। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार कल तक दावा कर रही थी कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन सरकार ने पटना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया है। हाई कोर्ट के जिस बेंच ने नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट के मुद्दे पर बिहार सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया, उसी बेंच में सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। यह सुशील मोदी ने कहा है कि इसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है। जिस बेंच ने चुनाव पर रोक लगाया वह अपने आदेश को क्यों बदलेगी। दोस्तों बात करेंगे कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए गए हमले को लेकर के राजधानी पटना सहित पूरे बिहार की सियासत गर्मा गई है। यह एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने सुधाकर सिंह के बयान का समर्थन किया है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने इस पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने रविवार को कैमूर में एक किसान सम्मेलन के दौरान कहा कि बिहार सरकार में मंत्री का कद चपरासी जैसा है। यहाँ मंत्री सिर्फ रबड़ स्टाम्प बन करके रह गए हैं। जैसे कार्यालय में चपरासी सिर्फ मोहर मारने के लिए रहता है, वही हालात हो गया है। पूर्व मंत्री ने आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, नहीं तो लोगों की आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होकर के गुजरता है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कहा है कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जो कुछ नीतीश कुमार के बारे में कहा है वह बिल्कुल भी सही है। नीतीश कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं वह सभी रबड़ स्टाम्प है। वहीं स्वर्ग का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होकर के जाता है। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि न नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी मिलेगी और न ही स्वर्ग, वे नर्क में ही ठेला ठेला करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे बिहार में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू अपना पांव तेजी से पसारता जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां डेंगू के डंक का शिकार आज फिर से एक मासूम हो गया। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के आरोप राज लोजपा यानी कि रामविलास पासवान के पूर्व प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू के बड़े बेटे थे। इस घटना से परिवार वालों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। इससे पहले भी 3 दिनों के भीतर 3 बच्चों की मौत डेंगू से हो चुकी है। अब तक डेंगू से 5 लोगों की जान जा चुकी है। डेंगू से स्थिति और भयावह होती जा रही है। जब पटना में 213 नए मामले सामने आए हैं, जब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ करके 3155 हो गई है। डेंगू के बढ़ते केसेस को देखते हुए जिला प्रशासन ने सिविल सर्जन कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने पर चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। यह कंट्रोल रूम नंबर है 061229516964। इस पर फोन करके आप परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जन सुराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सोमवार को पद यात्रा के 16वें दिन पश्चिमी चंपारण के लौरिया पहुंचे, जहां उन्होंने सैकड़ों लोगों से मुलाकात की और लोगों को जन सुराज की सोच के बारे में बताया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ एक साथ हमला बोला है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को बिहार की चिंता नहीं बल्कि अपने 10वां फेल लड़के की चिंता है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अपने 10वां फेल लड़के को बिहार का सीएम बनाना। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की है कि वे वोट लालू, नीतीश और प्रशांत किशोर का चेहरा देख करके नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को देख करके करें। जनता वोट उसको दें जो बिहार की बदहाली को दूर करे। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू अपना 10वां फेल लड़के को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। जब बिहार में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि BA MA की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन उन्हें चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। लालू को अपने लड़के की चिंता है, लेकिन बिहार की जनता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में आधे लोग नरेंद्र मोदी के वोटर हो गए हैं और आधे लोग लालू के वोटर हो गए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वे बंधुआ मजदूर की तरह जिसे वोट दे रहे हैं, उनके पास अपने बच्चे के भविष्य को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपना नहीं तो फिर कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखें। इसीलिए वोट ऐसे लोगों को दें जो उनके बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कुछ काम करें। यह लोग जात पात और फिर धर्म से ऊपर उठ करके वोट करें, नहीं तो फिर आज जो बिहार की दशा है वही बनी रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा पर एक बार फिर से सियासी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने जो उनकी पार्टी के साथ किया उसका फल उसे मिल गया और उसे सरकार से हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में जो सियासी समीकरण बन रहा है उसका सबसे बड़ा लाभ वीआईपी को मिलेगा और वही सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा।
एक सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में किसी भी राजनीतिक पार्टी की नैया डूबने से बचाने के लिए वीआईपी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2024 में वीआईपी प्रधानमंत्री के अच्छे उम्मीदवार को देख करके उसके साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि रविवार को रांची में सफल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रदेश से लेकर के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि कई विधानसभा को चिन्हित करके वहां बूथ स्तर तक की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के भूमिहीनों को दीपावली और छठ के बाद बिहार सरकार की ओर से बम्पर खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि जिसके पास जमीन नहीं है उनके लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार के 2000 भूमिहीनों को, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है, उनको नवंबर में 3-5 डिसमिल भूमि देने के बाद पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यह नवंबर के बाद चयनित भूमिहीनों को भूमि प्रदान कर दी जाएगी। ये जानकारी भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने दी है। मामले को लेकर के भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बताया है कि उन्होंने बिहार के भूमिहीन परिवारों को जमीन देने के लिए बिहार के सभी जिलों की अपर समाहर्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। जब बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को नवंबर तक अपने अपने जिले को भूमिहीन के सर्वे कार्य को पूरा करने का आदेश दिया है। जब सर्वे का कार्य पूरा होते ही चयनित भूमिहीन परिवार को 3-5 डिसमिल तक भूमि प्रदान की जाएगी। भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने अधिकारियों के साथ बैठक में म्यूटेशन के लंबित मामले की समीक्षा भी की है। दाखिल खारिज के लंबित मामले को लेकर के उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सभी दस्तावेज सही नहीं होने के साथ भी बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने अपर समाहर्ता से इस मामले को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार ने साल 2021 में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सेवा मुक्त हो चुके पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपये की पेंशन का प्रावधान किया गया है। जब बिहार सरकार के वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट के पोर्टल के जरिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए कुछ मूल डॉक्यूमेंट समेत अनुभव और सेवा मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और पासबुक के पहले पुष्टि की फोटोकॉपी की प्रति ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा की जाएगी। यह बिहार सरकार की पत्रकार पेंशन सम्मान योजना का उद्देश्य वरिष्ठ और सेवा मुक्त हो चुके पत्रकारों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि पत्रकारों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से संकट का सामना न करना पड़े। दोस्तों, बात करते हैं कि मानसून की विदाई के बाद ठंड बढ़ने के साथ ही बिहार की हवा फिर से खराब होने लगी है। जब पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, बेगूसराय, बेतिया, हाजीपुर समेत अधिकतर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है। राजधानी पटना में कल AQI 178 यानी कि बहुत खराब स्थिति में है। जहां प्रदूषण के मामले में सबसे बुरा हाल उत्तर बिहार के शहरों का है। मोतिहारी में AQI सबसे ज्यादा 242 और बेतिया में 241 दर्ज किया गया। ये भी बहुत खराब स्थिति में है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों में भी AQI 200 के पार है। आपको बता दूं कि AQI 100 के नीचे होने पर ही अच्छा माना जाता है। या इससे ऊपर जाते ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है और लोगों को परेशानी होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। रोजाना दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत में बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि दीपावली से पहले घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में कमी आ सकती है। फिलहाल सरकार ने अभी इस ओर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। आपको बता दूं कि बीते दिनों मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए सरकारी तेल कंपनी को 22,000 करोड़ रुपए का टाइम ग्रांट देने का फैसला किया था। सरकार ने ऐसा फैसला लिया था क्योंकि इससे पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे को कवर किया जा सके और जनता को महंगाई से राहत दिलाया जा सके। देखा जाए तो फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पिछले 2 साल में उपभोक्ताओं को घाटे में गैस वितरित कर रही है। हालांकि इन 2 सालों में नेचुरल गैस के दामों में कई बार बढ़ोतरी हुई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज पर होने जा रहे उपचुनाव के बहाने बीजेपी ने अपनी आगामी रणनीति के संकेत दे दिए हैं। जहां इन दोनों सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर के पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें भविष्य की रणनीति की साफ झलक देखी जा सकती है। बीजेपी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर यदि गौर करें तो फिर उन चेहरों को अधिक तरजीह दी गई है जिन पर पार्टी 3 साल पहले तक खूब भरोसा जताई थी। इनमें सबसे प्रमुख नाम है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक बिहार में भाजपा का प्रतिनिधि चेहरा रहे हैं। गठबंधन की सरकार चलाने में भी उनकी महारत रही है। वे लंबे समय तक राज्य में यानी कि बिहार का उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार पर भी भरोसा जताते हुए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। इस 3 चेहरों को तरजीह देने से बीजेपी की रणनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नेता बीजेपी के लिए कम महत्वपूर्ण थे, लेकिन इस बार इन चेहरों को स्टार प्रचारकों की सूची में ऊपर ही रखा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने घोषणा किया है कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा नहीं लेते तब तक वे सिर में बंधे मुरेठा को नहीं खोलेंगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार को हटा करके ही दम लेंगे। बिहार की जनता अब नीतीश कुमार से उब गई है। वे अति पिछड़ों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता के लिए वे नायक नहीं बल्कि खलनायक बन गए हैं। जब तक उन्हें गद्दी से हटा नहीं देते हैं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने प्रण लिया है कि उनके सिर में बंधा मुरेठा तभी खुलेगा जब वे नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि सीबीआई अधिकारियों को धमकाने के मामले में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग को खारिज करने के कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में अलग थलग पार्टियों से प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसमें आरजेडी और फिर कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जब वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि अब उम्मीद है कि जांच एजेंसियों के खिलाफ आरजेडी नेता अपनी जुबान को कंट्रोल में रखकर बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, भगवान भी देख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, साथ ही बिहार की जनता का आशीर्वाद है, राहत मिला है, बहुत अच्छी बात है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा है कि विरोधी तो शुरू से ही लगी हुई है, लेकिन हम काम कर रहे हैं। तेजस्वी जो जिम्मेदारी लिए हैं उसे पूर्ण तरीके से अपने कर्तव्य को पालन करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री संभालने के बाद से तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वे काम चोरी कर रहे कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। इसी क्रम में उन्होंने 700 से भी ज्यादा उन डॉक्टरों की लिस्ट जारी कर दी है जो लंबे समय से अस्पतालों में गैर हाजिरी हैं और सैलरी भी ले रहे हैं। उन्होंने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 1 महीने में पूरे बिहार के सरकारी अस्पतालों में अनुपस्थित चल रहे 705 डॉक्टरों का पता लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में लगभग 705 डॉक्टर कई सालों से अनुपस्थित हैं। इनमें से कुछ पिछले 12 साल से, कुछ 10 साल से और कुछ 5 साल से अनुपस्थित है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो ईमानदार है और जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जो बेईमान है और अपना काम नहीं करते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वे लोगों के लिए काम करते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सरकार लोगों की समस्याओं को सुनती है और काम करती है। जनता ने हमें चुना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये लोगों की सरकार है, इसलिए हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ और करने के लिए नहीं आए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी मामले में भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन अब बिहार में इस पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक साथ हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बैकफुट पर है। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो फिर अड़े रहते। सीबीआई को धमकी देने वाले बयान पर आपको माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी घेरे में लिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि घोटाले से जुड़े मामले में चार्ज सीटेड और बेल वाले आदमी को नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम बना रखा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कल दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनकी जमानत को सीबीआई ने चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव को कोर्ट की तरफ से सोच समझ करके बयान देने की नसीहत दी है और फटकार लगाई है, लेकिन अब मौके पर चौका मारते हुए सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर जम करके हमला बोला है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार में मंत्रियों की हैसियत चपरासी के बराबर है। यह मंत्री की बात चपरासी तक नहीं सुनते, मंत्री का आदेश रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। वास्तव में सचिव ही विभाग के मुखिया होते हैं, यह मंत्री तो सिर्फ रबर स्टाम्प होता है। नीतीश कुमार के सुशासन राज की सच्चाई यही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नीतीश कैबिनेट में शामिल उन मंत्रियों का दर्द है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले और मंत्री पद से इस्तीफा देकर के महागठबंधन में भूचाल लाने वाले सुधाकर सिंह के बयान से न सिर्फ सरकार बल्कि जेडीयू के नेता बैकफुट पर रहे। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयानों से सीएम नीतीश कुमार तिल मिलाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ आरजेडी कोटे के मंत्री रहे सुधाकर सिंह कह रहे हैं, बल्कि पिछले साल नीतीश कुमार के खास मंत्री रहे मदन सहनी ने भी बिहार के मंत्रियों की वास्तविक हैसियत बता दी थी। 2021 में मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफा का ऐलान करते हुए कहा था कि अधिकारी की बात छोड़िए, चपरासी भी मंत्री की बात नहीं सुनता है। हम फोन करते रहते हैं तो अधिकारी फोन तक रिसीव नहीं करते हैं, मंत्री भी बात नहीं करते हैं। उसी बात को आरजेडी कोटे के मंत्री रहे सुधाकर सिंह उठा रहे हैं, तो फिर जेडीयू तिल मिला जा रहे हैं। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर के आरजेडी के साथ लेकर के 8वीं दफे मुख्यमंत्री बने हैं। आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह सीएम नीतीश कुमार की नीतियों की पोल खोल करके रखती है। वे कैबिनेट की मीटिंग से बाहर निकल गए। कई दफे वे कृषि रोड मैप समेत अन्य मुद्दों पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार से टकराए। स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी वे सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कल भी उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और फिर कहा कि बिहार में एक मालिक है और बाकी सब मुख्तार है। जी हां, पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह रविवार को कैमूर जिले के हाटा में कहा कि इस सरकार में दो तरह के लोग हैं, एक मालिक और बाकी लोग मुख्तार हैं। क्या लोकतंत्र ऐसा चलेगा? उन्होंने कहा कि मंत्रियों की हैसियत चपरासी के बराबर है। उधर से सचिव फाइल भेजता है और मंत्री झट से दस्तखत कर लेता है। ऐसा इसीलिए करता है कहीं मास्टर नाराज ना हो जाए। जब बिहार में आज ये स्थिति है, सुधाकर सिंह ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार को मास्टर बताया और मंत्रियों को चपरासी की संज्ञा दी। रोजगार के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार के भीतर 10-20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात कही जा रही है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे केंद्र की सरकार 15 लाख के जुमले सुना रही थी। जब फिलहाल बिहार सरकार भी 10-20 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देने की जुमला बांट रही है। दरअसल ये सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। दोस्तों, देश में आरक्षण को समाप्त करने के लिए भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। जनता आज भी नहीं जाग पाई तो फिर पिछड़ों का 27% आरक्षण भी केंद्र सरकार खत्म कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ा होने का हवाला देकर के पिछड़ों का वोट ले लेते हैं, लेकिन आरएसएस के इशारों पर लगातार पिछले कई दिनों से आरक्षण को समाप्त करने में लगे हुए हैं। ये बातें हम नहीं बल्कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। एक कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए ये बातें कही है। जब कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा अंदर ही अंदर आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रच रही है। भारत सरकार के संस्था यूजीसी ग्रांट कमीशन कॉलेजों में प्रोफेसर और शिक्षकों की बहाली के लिए नीति बनाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि दीपावली और छठ के अवसर पर बिहारियों एवं अन्य प्रदेश के लोगों के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किया है। इस बार रेलवे के द्वारा कुल 58 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। ये 58 ट्रेन कुल 500 फेरे लेंगे। आपको बता दूं कि 46 जोड़ी ट्रेनों की घोषणा के बाद फिर से 12 जोड़ी ट्रेनों की घोषणा की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए तिथि की घोषणा भी हो चुकी है। यह सभी पार्टी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। दीपावली के बाद गुजरात में चुनाव के लिए भी तिथि की घोषणा हो सकती है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के ऐलान के बाद अब लोजपा रामविलास ने भी इसको लेकर के बड़ी घोषणा कर दी है। लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को कहा है कि पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। जब पार्टी को अभी ये निर्णय लेना है कि वे दोनों राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी में मंथन के बाद इसकी भी जल्द घोषणा कर दी जाएगी, जब पार्टी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे के लिए 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने पर जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि जमीन सौंपने के बाद अब दरभंगा के नए रनवे पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की स्थापना हो जाएगी। मंत्री संजय कुमार झा इंटरनेट मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा है कि दरभंगा जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने रनवे की इस योजना को, इस जमीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। रनवे विस्तार के साथ एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग
फैसिलिटी की स्थापना होने से रात में भी विमानों का आवागमन हो सकेगा। इससे उड़ानों की संख्या बढ़ाने और फिर नए शहरों में सेवा शुरू करने में सुविधा होगी। बड़े विमानों की लैंडिंग भी होगी। कोहरे और खराब रोशनी के दौरान भी सुचारू आवागमन संभव हो सकेगा। यात्रियों की बड़ी परेशानी दूर होगी। सिविल एनक्लेव के लिए भी 54 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्राथमिकता के आधार पर तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। इसी कड़ी में अररिया जिले में भी 20 मामले मिले हैं। बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के साथ अब नगर परिषद भी अलर्ट मोड पर है और जगह जगह फॉगिंग कराई जा रही है। लगातार डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अररिया जिले में अब तक डेंगू के कुल 20 केस सामने आए हैं। अररिया जिले में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर के अररिया और फिर फौजगंज के शहरी इलाकों में फॉगिंग तेज कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग नियमित नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। अररिया शहर के लोगों ने भी बताया है कि इस तरह की फॉगिंग लगातार करने की जरूरत है। वहीं अररिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने दावा किया है कि वे शहर में लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। उन्होंने लोगों को हिदायत देकर के कहा है कि जल जमाव ना होने दे। इसी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं। साथ ही सोने के समय मच्छरदानी और फिर पूरे आस्तीन का कपड़ा पहनना है। इससे डेंगू से बचाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि IRCTC घोटाले मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की CBI की मांग को खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव को राहत मिलते ही उनकी बहन रोहिणी आचार्य भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर भड़क उठे। वहीं रोहिणी आचार्य ने मंगलवार की सुबह ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए भाजपा पर जमकर के हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर अपनी खींच निकाली है और इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि देश के गद्दार लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता और तेजस्वी यादव के कीर्तिमान से दुखी है। साथ ही रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि सुशील कुमार मोदी को आज नींद नहीं आएगी क्योंकि वे तेजस्वी यादव को जेल भेजने का सपना देख रहे थे। रोहिणी आचार्य ने आगे लिखा है कि जिस किसी ने भी आम जनता के दिलों पर हुकूमत किया है, दलालों और गद्दारों की टोली उसे परेशान करने में जुटी रही है। इस बात का गवाह इतिहास है कि उसके दामन में दाग लगाने का षड्यंत्र किया गया है, लेकिन जनता जनार्दन की दुआओं में ऐसी शक्ति है कि बीजेपी के लाख षड्यंत्र के बावजूद भी जीत हमारी होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैसे छात्र जो यूक्रेन से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन्हें अब कई विश्वविद्यालय में कोर्स पूरा करने का मौका मिलेगा। यूक्रेन के यूनिवर्सिटियों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे करीब 10% छात्र मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत ऑफलाइन क्लास के लिए पोलैंड सहित दूसरे देशों में जा सकते हैं। वहीं अन्य छात्र वर्ष पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। जुलाई में देश भर के छात्रों का जमावड़ा दिल्ली में हुआ है। तो फिर वहीं उत्तर बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर आदित्य गौतम ने बताया है कि 15 अगस्त के बाद सेमेस्टर बदला तो यूक्रेन के विश्वविद्यालयों ने भारत लौटे और छात्रों को ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास का विकल्प दिया। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के 500 से अधिक छात्र इस साल फरवरी में यूक्रेन से वापस लौटे हैं। इसमें मुजफ्फरपुर के 45 छात्र हैं। भारत की तुलना में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती और नामांकन की सुविधा होने के कारण पिछले कुछ सालों में बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों से हर साल बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन जाते रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फिर इस साल फरवरी में उन्हें किसी तरह से वापस लाया गया। इसके बाद से ही उनके भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। जब बिहार के लोग रोजगार के लिए देश के अन्य राज्यों में प्रवास करते हैं, वहीं बिहार के शेखपुरा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। शेखपुरा जिले के 11 मजदूरों को कश्मीर में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के पानापुर गाँव के 11 युवकों को झारखंड के दंगवार गाँव के एक ठेकेदार ने काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया था। वहां से सभी को कश्मीर भेज दिया। युवकों ने इसका विरोध किया तो फिर सभी को कश्मीर में ही बंधक बना करके उनके परिजनों से फोन पर 1,20,000 रुपए की मांग की जा रही है। वही पैसे नहीं भेजने पर इन लोगों को दूसरे कंपनी में 6 महीने का एग्रीमेंट करके भेजने की बात कह रहे हैं। जब बंधक बनाए गए मजदूरों के परिवार वाले काफी परेशान हैं। सभी का रो रो करके बुरा हाल है। पीड़ित के परिजन मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में प्रखंड प्रमुख का कहना है कि डीएम ने सभी को जल्द छुड़ाने की बात कही है। डीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों में प्रशासन की तरफ से मदद की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि बिहार में हर साल
करोड़ों मजदूर दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाते हैं। कई राज्यों में बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों में भी यहाँ से रोजगार के लिए लोग जाते हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। जब बिहार में कंपनी नहीं रहने की वजह से समस्या सालों से बनी रही है। बिहार में कंपनी नहीं होने की वजह से ये समस्या सालों से बनी हुई है। जब वहीं अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है, रोजगार को लेकर के सरकार सक्रिय दिख रही है। कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के किसानों के लिए सरकार ने नई पहल की है। अब किसान खेती के लिए जहां भी बिजली कनेक्शन की मांग करेंगे वहां उन्हें बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। RDSS योजना के तहत कृषि फीडर की संरचना तैयार किए जाने को लेकर के बिजली कंपनी ने निविदा तैयार कर ली है। जी हाँ, निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद कृषि फीडर की संरचना तैयार किए जाने की योजना पर काम शुरू हो जाएगा। बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस ने बताया है कि RDSS योजना के तहत दक्षिण और उत्तर बिहार में कुल 1555 कृषि फीडर तैयार किए जाएंगे। कृषि फीडर तैयार किए जाने के बाद राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार किसानों को खेती के लिए ऑन डिमांड कनेक्शन उपलब्ध कराने जाने की योजना लाएगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री कृषि संबंधी योजना के तहत किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। पुरानी योजना के तहत 70,000 कृषि कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था। इस योजना के तहत अब तक 15,000 कनेक्शन दिए जाने के लिए बचे हैं। नई योजना के तहत कनेक्शन को लेकर की ये सुविधा रहेगी कि जैसे ही कोई किसान कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा उसे एक तय अवधि में कृषि कनेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के सबसे बड़े त्योहार की तैयारियों में लगी आम जनता को जल्द ही महंगाई का एक और बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो सरकार पाम ऑयल पर यानी कि पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है तो फिर खाने के तेल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। हाल ही में सरकार ने आयात शुल्क में कटौती करके खाद्य तेल की कीमतों को नीचे लाने की कोशिश की थी, लेकिन घरेलू बाजार के बदले समीकरण को देखते हुए एक बार फिर से आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि घरेलू बाजार में तिलहन की कीमतों में पर दबाव है और देश के लाखों किसानों को इसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि कर्नाटक के बाद बिहार में भी हिजाब विवाद सामने आया है। ईरान से लेकर के हिंदुस्तान तक हिजाब पर माहौल गर्म है। क्या महिलाओं को हिजाब पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, इस पर सवाल है। क्या उन्हें जबरन हिजाब पहनने को मजबूर करना चाहिए, इस पर भी सवाल है। मुजफ्फरपुर के महंत दर्शन दास महिला कॉलेज की छात्राओं का आरोप है कि वे जब परीक्षा देने गई तो फिर उनसे जबरन हिजाब उतराया गया। उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, देशद्रोही कहा गया। कहा गया है कि यहाँ कोई मजहब की प्रतियोगिता नहीं चल रही है कि हिजाब पहन कर के आओ। कॉलेज का कहना है कि चूंकि परीक्षा थी तो फिर छात्रों को चेक किया जा रहा था कि कहीं उनके पास मोबाइल या फिर ब्लूटूथ तो नहीं है। लड़कियों का आरोप है कि जब उन्होंने ये चेक करा भी दिया तो भी उनसे हिजाब उतारने को कहा गया। वहीं कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा है कि कोई चीटिंग ना कर ले, इसकी नियम के मुताबिक चेकिंग हो रही थी। लेकिन वहीं पर छात्रों का आरोप है कि मजहब के नाम पर हमको धमकाया गया और कहा गया है कि यहाँ पर मजहब का काम नहीं चल रहा है, जो हिजाब पहन करके आई हो हिजाब उतारो। ये लड़कियों का आरोप है। दोस्तों, बात करते हैं कि हमारे देश में सड़क हादसे में मौतों की तादाद बड़ी महामारियों की तुलना में कम नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार देश में हर 3 मिनट पर एक, जबकि हर दिन करीब 500 लोगों की सड़क हादसे में जान चली जाती है। इसके पीछे हमारी असावधानी बड़ी वजह है। थोड़ी सतर्कता से हम इस खतरे को काफी कम कर सकते हैं। यही नहीं, बिहार का भी हाल बहुत खराब है। जब बिहार सड़क हादसों की संख्या के मामले में तो पीछे है, लेकिन हादसों में होने वाली मौतों की बात करें तो फिर काफी आगे है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हर 100 सड़क हादसों में 78 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये राष्ट्रीय औसतन 36 के दोगुना से भी अधिक है। सड़क हादसों में मौत की दर के मामले में केवल मिजोरम ही बिहार से आगे है। नेशनल हाईवे पर मौत के मामले में भी बिहार काफी आगे है। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद चौथे नंबर पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुकाबले में बिहार की स्थिति राहत देने वाली है। हाईवे पर हादसों के मामले में बिहार का स्थान 10वां है। इसके बावजूद भी मौतों के मामले में स्थान चौथा है। ऐसा इसलिए है कि हादसों के बाद प्रभावित लोगों को सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्किस बानो मामले में के दोषियों की रिहाई को लेकर के निशाना साधा है। दरअसल गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट देने के मामले अपने फैसले का बचाव करते हुए एक हल्फनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा कि दोषियों को छूट दी गई क्योंकि उन्होंने जेल में 14 साल पूरे कर लिए थे और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था। वहीं अब बिल्किस बानो मामले में छोड़े गए दोषियों को लेकर के विपक्ष भाजपा पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में
में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लाल किले से महिला सम्मान की बात, लेकिन असलियत में दरिंदों का साथ। प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है और कुछ नहीं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान लाल किले की प्राचीर से महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलने के 15 घंटे बाद जघन्य और फिर हत्या के 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा किया गया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।